दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी की वीडियो है। आईपीसी के अंतर्गत यह प्राइवेट डिफेंस चल रहा है। प्राइवेट डिफेंस का यह सेकेंड और लास्ट वीडियो है। प्राइवेट डिफेंस का फर्स्ट वीडियो बनाया जा चुका है, यह सेकेंड वीडियो है। ओके, मैं फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो में जो गैप हो गया था उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा पीएचडी का रिसर्च पेपर सबमिट करना था, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया था। चलिए फिर से अब आज से फिर कंटिन्यूटी बना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्राइवेट डिफेंस का यह सेकेंड वीडियो। इसमें आपको क्वेश्चन 161 से शुरू रहेगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर इसमें 161 में क्या, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक का विस्तृत है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नीचे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इसमें कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत शरीर के प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस स्थिति में मृत्यु कारित किया जा सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में। ऑप्शन बी, साधारण चोरी कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में। ऑप्शन सी, सदोष अवरोध कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में। तो ऑप्शन डी, तेजाब फेंकने या प्रयत्न करने या उसके प्रयत्न में गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में। ओके, तो मैं आपको बता दूं किस स्थिति में क्या होगा, किस स्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न करने पर यदि गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका होती है तो उस स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, मृत्यु तक कारित किया जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, झारखंड सिविल जज 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पहले वीडियो में मैं बता चुका था कि किस स्थिति में आईपीसी के किस स्थिति में आपको क्या होगा, प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मृत्यु कारित की जा सकती है। तो ये बातें आपको बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 100 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिसके अधीन क्या होगा, शरीर के प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित किया जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 100 उन परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिनमें प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार मिलता है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के धारा 100 के खंड 7 जोड़ा गया, जिसमें यह जोड़ा गया कि तेजाब फेंकना या प्रयोग करना या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, क्या इसमें पूछा जा रहा है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सी धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के क्रियान्वित में मृत्यु कारित किया जा सकता है। अर्थात आईपीसी को कौन सेक्शन है जिसके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन मृत्यु कारित किया जा सकता है, किस स्थिति में, व्यक्तिगत अर्थात शरीर के सुरक्षा की बात कर रहा है, न कि संपत्ति की सुरक्षा। आपको पता होना चाहिए संपत्ति की सुरक्षा में भी उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, मृत्यु कारित किया जा सकता है। तो ये बात बताई गई है आपको आईपीसी के 103 सेक्शन में संपत्ति के लेकर के और शरीर को लेकर के पूछा जा रहा है। तो शरीर हो गया आपको आईपीसी के सेक्शन 100 में बताया गया है कि शरीर के लेकर के प्रतिरक्षा के अधीन आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2015 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं अन्य सेक्शन में क्या बातें बताई गई है। धारा 102 में बताया गया है कि शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा, यह बात आपको बताई गई है 102 में। तथा 103 में क्या बताई गई है, 103 में यह बात बताई गई है कि कब संपत्ति की प्राइवेट रक्षा के अंतर्गत किसी का मृत्यु कारित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 162 आपको यूपीपीसीएससी 2015 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, क्या है 163 में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क जो कि पति है, ख पत्नी है। ओके, क और ख के बीच जवानी गहमा गहमी हुई। ओके, अर्थात बोलचाल हुआ। क ने पत्नी को पटक दिया और अपने हाथ एक चाकू लेकर उसके सीने पर बैठ गया। उसके शोर मचाने पर उसकी बहन और माँ जो पास में ही उसी खेत में काम कर रही थी उसे बचाने दौड़े। ख ने चाकू छीन लिया और क को जख्म कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से सही स्थिति चुनिए, अर्थात इस स्थिति में क्या अपराध होगा या नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, क ने क्या किया है, ख की मृत्यु का अपराध कारित किया है। सॉरी, ख ने क की मृत्यु का अपराध किया है। ओके, ऑप्शन बी क्या है, ख ने अपने स्वयं प्रतिरक्षा का कार्य किया है।
ख ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। वही ऑप्शन डी क्या है, ख उसकी बहन और माँ सभी ने क की हत्या का अपराध किया है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सा सही है। तो इसमें आपको सही हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, ख ने क्या किया है, अपनी प्रतिरक्षा के अंतर्गत वह कार्य किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, उत्तराखंड एपीओ 2010 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 में क्या है, निम्नलिखित मामले में से किस में शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक का नहीं है। अर्थात नीचे जो 4 स्थिति दर्शाया गया है उसमें से कौन स्थिति है जिसमें प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जो शरीर की प्रतिरक्षा होता है उसके अंतर्गत मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है, वह कौन सी स्थिति है। इसका मतलब 3 अन्य में कारित किया जा सकता है और 1 में नहीं कारित किया जा सकता है। तो जो नहीं कारित करना है उसी को सेलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन ए, शरीर की स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात अर्थात स्त्री की सम्मति के बिना क्या किया जाता है, अबॉर्शन करवाया जाता है। ओके, ऑप्शन बी, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। ऑप्शन सी, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला। ऑप्शन डी, व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2010 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं किस स्थिति में क्या होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित करने तक का अधिकार नहीं है। तो उस स्थिति में होगा कि स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात कारित अर्थात स्त्री के सम्मति के बिना यदि अबॉर्शन करवाया जाता है उस स्थिति में क्या होगा, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है। परंतु अन्य सभी दशा में जैसे बलात्कार करने के आशय से यदि हमला किया गया हो तो उस स्थिति में मृत्यु कारित किया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। और प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति के आशय से यदि हमला किया गया तो इस स्थिति में भी क्या किया जा सकता है, मृत्यु कारित किया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। तथा साथ ही साथ व्यपहरण करने के आशय से यदि हमला किया गया है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, मृत्यु कारित किया जा सकता है प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड एपीओ 2010 के एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 164 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये साथ ही साथ उत्तराखंड के साथ ये आप यूपी स्पेशल 2004 तथा यूपी पीसीएस 1994 में भी पूछा जा चुका था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 100 के अनुसार मृत्यु, घोर उपहति, बलात्कार, प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति, व्यपहरण या अपहरण, सदोष परिरोध या तथा अम्ल फेंकने के आशय से किया गया हमला के अपराध के विरुद्ध शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपराधी के मृत्यु कारित करने तक का विस्तृत है। ओके, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करने के प्रयत्न में शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का नहीं। ओके, इसका तात्पर्य यह है कि आईपीसी के सेक्शन 100 में बताया गया है कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किन किन स्थितियों में मृत्यु कारित किया जा सकता है। तो वह स्थिति है क्या है, वह स्थिति है आपको यदि मृत्यु की आशंका हो या युक्तियुक्त संभावना हो या फिर घोर उपहति की आशंका हो या फिर युक्तियुक्त आशंका हो या फिर बलात्कार के आशय से हमला किया गया हो, प्राकृतिक विरुद्ध तृष्णा तृप्ति का कोई हमला किया गया हो, व्यपहरण या अपहरण या फिर सदोष परिरोध किया गया हो या अम्ल फेंकने या कृत्य करने का कोई प्रयत्न या युक्तियुक्त संभावना हो। इन सभी स्थिति में क्या किया जा सकता है, प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मृत्यु कारित किया जा सकता है। परंतु उस स्थिति में नहीं हो सकता। किस स्थिति में, जब स्त्री के सम्मति के बिना गर्भपात करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया हो तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। क्या 165 में निम्न में से किस अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार अपराधी के मृत्यु कारित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, ऑप्शन नंबर ए बलात्कार हेतु, अपहरण हेतु, ऑप्शन ए बलात्कार हेतु, ऑप्शन बी अपहरण हेतु, ऑप्शन सी अप्राकृतिक मैथुन संतुष्टि हेतु, ऑप्शन डी गर्भपात कारित करने हेतु। तो क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2014 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन से अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार अर्थात प्राइवेट डिफेंस के विस्तार अपराधी के मृत्यु कारित करने के प्रयोग में नहीं आता। ओके, तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी अर्थात गर्भपात कारित करने हेतु कोई कार्य किया गया है तो इसके अंतर्गत आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधीन मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ओके, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, झारखंड पीसीएस 2014 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं।
आईपीसी की सेक्शन 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थिति में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद करने का अधिकार है। पहला क्या है, हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो। दूसरा क्या है, हमले से घोर रूपहत्या कायरत करने की युक्तियुक्त आशंका हो। तीसरा क्या है, बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्राकृतिक विरुद्ध काम कृष्णा तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पाँचवा, व्यपहरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला। छठा, इस आशय से किया गया हमला की किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति में सदोष प्रयुक्त किया जा सके जिससे उसे युक्त रूप से या आशंका कायरत हो कि अपने को छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, ये आपको प्रावधान जोड़ा गया था, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा जोड़ा गया था। ओके, धारा 100 के खंड 6 के पश्चात खंड 7वां अंत स्थापित किया गया, जिसके अनुसार तेजाब फेंकना या सेवन कराना या कार्य करना या तेजाब फेंकना या सेवन कराने का प्रयत्न जो युक्तियुक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न कर सकेगा कि घोर उपहत्या अन्यथा ऐसे कार्य का परिणाम होगा। इस प्रकार गर्भपात कारित करने हेतु अपराध में आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के प्रयोग में नहीं किया जा सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 क्या है 166 में? क्वेश्चन नंबर 166 पूछ रहा है कि क्या है, एक 7 वर्ष से कम आयु के शिशु अपने पिता की भरी हुई बंदूक पा जाता है और उससे ब को मारने के लिए निशाना बनाता है। ब अपना जीवन बचाने के लिए अ को मार डालता है। इस मामले में क्या होगा? मैं आपको फिर से समझा दूं। अर्थात अ क्या है, एक 7 वर्ष का कोई बालक या शिशु है, ठीक। वो अपने पिता के एक भरी हुई बंदूक ले लेता है। अर्थात भरी हुई से तात्पर्य है कि उस बंदूक में गोली है। ओके, तो भरी हुई बंदूक क्या है, वह 7 वर्ष का एक बालक ले लेता है। तब ब को मारने के लिए वो निशाना साधता है। तत्पश्चात क्या करता है, ब अपना जीवन बचाने के लिए अ का मृत्यु कर देता है। तो इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ब अ की हत्या का दोषी है। ऑप्शन बी, ब अ के विरुद्ध निजी अर्थात व्यक्तिगत सुरक्षा के बचाव का दलील नहीं दे सकता। ऑप्शन सी, ब आईपीसी के सेक्शन 100 के अधीन सुरक्षित है। ब आईपीसी की धारा 103 के अंतर्गत सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित किया जा सकता है। यह बातें किस में बताई गई है? तो यह बातें बताई गई है आपको आईपीसी के सेक्शन 100 में। यही यदि पूछा जाए संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा में, संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस स्थिति में आपको मृत्यु कारित करने तक का होगा, तो यह सेक्शन आपको 103 आ जाता है, जिसमें क्या है, शरीर है ना कि संपत्ति। क्योंकि 7 वर्ष का बालक है तो उसको शरीर ही है ना, उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थात धारा 100 के अंतर्गत क्या है, वह सुरक्षित है। क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 98 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन कृत्यों के विरुद्ध भी प्राप्त है जो किसी कारण से अपराध नहीं है। अर्थात मैं आपको दोहरा दूं, आईपीसी के सेक्शन 98 में क्या बातें बताई गई हैं। आईपीसी के सेक्शन 98 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो या तो विकृत है या अनसाउंड माइंड है या फिर वो ऐसा व्यक्ति है जिसे विधि द्वारा संरक्षित प्राप्त है। उन सभी के खिलाफ क्या होता है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त होता है। यह बातें बताई गई है आईपीसी सेक्शन 98 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। इसमें क्या है, एक गुंडा बलात्संग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीख सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर दे मारी और वह मर गया। तो वह दोषी, अर्थात वह महिला किस अपराध का दोषी है, यह पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या की, ऑप्शन बी नरवध की, ऑप्शन सी घोर रूपहत्या की तथा ऑप्शन डी किसी अपराध का दोषी नहीं है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, एक जो गुंडा था जो बलात्संग के उद्देश्य से एक युवती को अर्थात एक लड़की को घसीट कर ले गया। इसको चीख सुनकर, लड़की के चीख सुनकर पास खड़ी एक महिला आई और कुल्हाड़ी से उस गुंडे को मार दी। इस स्थिति में क्या होगा, तो इस परिस्थिति में महिला किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, वह आईपीसी के सेक्शन 100 का बचाव लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 3 के अधीन बलात्संग करने के आशय से किए गए हमले की दशा में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, अतः वह महिला किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। इसमें क्या है,
भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के द्वारा दिए गए जिस अपराध आईपीसी के सेक्शन 100 के अंतर्गत दिए गए जिस अधिकार का अंतर्गत मृत्यु कायरत करने तक की जा सकती है, इस अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्तियुक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा यह आक्रमण का परिणाम मृत्यु है। यह उच्चतम न्यायालय ने कौन से वादों में यह बातें बताया था, मैं आपको बता दूं। पहला ऑप्शन क्या है, आजम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन बी, विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन सी, केशवराम बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन डी, राम रतन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1989 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन से वादे सही हो गए थे। तो यह बात बताई गई थी आपको आजम खान बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य को व्यक्त किया था। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था, एमपी सिविल जज 1989 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आजम खान बनाम राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 100 द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग ऐसे आक्रमण के विरुद्ध किया जा सकता है जो युक्तियुक्त रूप से यह डर पैदा कर दे कि अन्यथा उस आक्रमण का परिणाम मृत्यु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। इसमें क्या पूछा जा रहा है, शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कायरत करने का अधिकार प्रदान करता है यदि घटित अपराध, ऑप्शन नंबर ए, जब मृत्यु कायरत की जाए ऐसे युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है। ऑप्शन बी, जब साधारण उपहत्या कायरत की जाए ऐसी युक्तियुक्त आशंका प्रकट होती है। ऑप्शन सी, जब चोरी के उपरांत चोर के भागने पर चोरी की सम्मति बरामद करना हो। ऑप्शन डी, जब स्वेच्छापूर्वक उपहत्या कायरत करने के पश्चात भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करना हो। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था एमपी सिविल जज 1996 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सा ये आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शरीर के आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कायरत करने का अधिकार प्रदान करता है यदि घटित अपराध हो, कैसा हो, मृत्यु कायरत करने की जाए कि ऐसी आशंका युक्त पैदा हो या फिर उसे ऐसी आशंका हो कि इस कार्य के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो ही जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के दिन वह स्वेच्छापूर्वक किसी की मृत्यु कारित कर सकता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 100 के खंड 1 के अधीन शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार स्वेच्छापूर्वक मृत्यु कायरत करने तक विस्तृत है जबकि ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित होगी अन्यथा ऐसा हमले के परिणाम मृत्यु होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात सही कथन नहीं है उसी को सिलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए क्या है, आईपीसी के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो इस संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। ऑप्शन बी, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का तक ही उपलब्ध होता है। ओके, ऑप्शन डी, जब हमला एक व्यक्ति के सदोष अपराध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कायरत करने तक का विस्तृत हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन कौन है ये पूछा जा रहा था। चलिए देख लेते हैं सही कथन क्या है। पहला को देख लेते हैं, आईपीसी के अंतर्गत यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार ऐसे कृत्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता तो इस संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है। तो यह क्या है, गलत है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आईपीसी में जो प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, प्राइवेट डिफेंस होने के कारण कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा, यह तो गलत है ना। केवल प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत कोई कार्य होगा तभी वह अपराध नहीं होगा, न कि कोई भी कार्य। ओके, ऑप्शन बी क्या बताया गया, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को विधि विरुद्ध आक्रमण के निरसन हेतु तथा प्रतिकार के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, गलत है। विधि विरुद्ध आक्रमण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वही ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल अपने शरीर तथा संपत्ति की रक्षा के लिए ही उपलब्ध है। तो यह गलत है। तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अपने शरीर तथा अपने संपत्ति के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के शरीर तथा दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के भी रक्षा का अधिकार देता है, न कि केवल अपने। ओके, वही ऑप्शन डी क्या बता रहा है, ऑप्शन डी, जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो
प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। तो यह सही है, यह बातें आपको बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 100 के अधीन। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएपीओ 2007 तथा यूपीएपीओ स्पेशल 2007 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के 6ठे खंड के अधीन जब हमला एक व्यक्ति के सदोष परिरोध के आशय से किया गया हो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक के लिए होता है, यदि वह स्वयं को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 171। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार क्या होगा, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? कौन से वाद में बताया था? ऑप्शन ए पंजाब राज्य बनाम उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्य बनाम सोहन सिंह। ऑप्शन बी सुरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश बनाम रामस्वामी। ऑप्शन डी एमआरसी बनाम गुजरात राज्य। क्वेश्चन आपको यूपीपीओ 2005 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के बाद में यह बातें बताई गई थी। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप के बाद में निर्धारित किया गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 172। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, किस मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं है? अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन है, अर्थात नीचे जो 4 परिस्थिति बताया गया उसमें से किस परिस्थिति में शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए किसी व्यक्ति के स्वदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला हो। ऑप्शन बी बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला हो। ऑप्शन सी व्यपहरण करने के आशय से किया गया हमला हो। तथा ऑप्शन डी क्या है, प्राकृतिक विरुद्ध काम कृष्णा तृप्ति के आशय से किया गया हमला हो। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस 1999 तथा 2008 तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 तथा यूपी सिविल जज 2003 एंड उत्तराखंड सिविल जज 2002 तथा एमपी सिविल जज 1993 में पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार सभी आयोगों द्वारा पूछा जाता है। तो मैं आपको इसको समझा दूँ फिर से। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किस स्थिति में मृत्यु कारित करने का नहीं होता? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 172 का इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात किसी व्यक्ति के सदोष अवरोध कारित करने के आशय से किया गया हमला हो तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं, जबकि अन्य सभी दशा में कर सकते हैं। बलात्कार के आशय से किया गया हमला हो, व्यपहरण किया गया हो या फिर प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा तृप्ति का आशय से किया गया हमला हो। मैं आपको बता दूं सदोष अवरोध नहीं है बल्कि क्या दिया गया है, सदोष परिरोध दिया गया है। यदि आपके खिलाफ सदोष परिरोध किया गया हो, ओके, सदोष परिरोध के आशय से या फिर हमला किया गया है, फिर सदोष परिरोध किया गया हो, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं आप, उस स्थिति में आप किसी व्यक्ति के शारीरिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित कर सकते हैं सदोष परिरोध की अवधि में, न कि सदोष अवरोध की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 100 के अधीन बलात्कार, व्यपहरण तथा अपहरण करने के आशय से किए गए हमले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, जबकि सदोष परिरोध करने के आशय से किए गए हमले में मृत्यु कारित करने तक तभी होता है जब छुड़वाने हेतु लोक प्राधिकारी की सहमति नहीं प्राप्त की जा सकती। सदोष अवरोध में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है, तो किसी स्थिति में होता है, सदोष परिरोध में होता है, न कि सदोष अवरोध में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 173। इसमें क्या बताया गया है, अपनी पत्नी को लेने, अपनी पत्नी जिसका नाम है वह को लेने कहाँ पहुँचा, ससुराल पहुँचा, परंतु उसका ससुर ब को उसके पति अ के साथ भेजने के लिए सहमत नहीं था। अपनी इच्छा अनुसार पत्नी को बलपूर्वक ले जाने के लिए घसीटने लगा। यह देखकर पत्नी के भाई ने अ पर चाकू से प्रहार किया, जिससे अ की मृत्यु हो गई। ओके, ऑप्शन नंबर ए,
स हत्या की दोषी है। ऑप्शन बी स आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है कार्य करने का दोषी है। ऑप्शन सी स को शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था अतः वह किसी अपराध के दोषी नहीं होगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या सही होगा, तो इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर सी, स को शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था अतः वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 173 इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है यूपी सिविल जज 2003 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 100 के पैरा 5 द्वारा संरक्षित है कि अतः वह किसी अपराधी का दोषी नहीं होगा। यह केस संबंधित है उपरोक्त जो फैक्ट था, उपयुक्त जो प्रॉब्लम था, यह आपको विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पूर्णतया सही है। नीचे जो 4 कथन है इसमें से कोई एक कथन होगा जो पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर ए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल वयस्कों को ही उपलब्ध है। ऑप्शन बी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उनको उपलब्ध है जो विधि के अंतर्गत अपराध कार्य करने में अक्षम है। ऑप्शन सी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लोक सेवक उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता के विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। ओके, तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में जो कौन सा कथन है जो पूर्णतया सही है। सही कथन कौन है, तो सही कथन है ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता के विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। इसका तात्पर्य है हमको पता होना चाहिए, मैंने फिर से बताया था, एक बार फिर बता दूं आईपीसी के सेक्शन 98 में बताया गया है कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा विकृचित अनसाउंड माइंड बच्चे शोषित जो भी व्यक्ति हो सभी के खिलाफ प्राप्त होता है। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको विधि के अधीन किसी विधि के अधीन क्या हो गया विधि उपविधि या किसी अधिनियम के अधीन उसे संरक्षित प्राप्त है, उसे सुरक्षा प्राप्त है, उसके खिलाफ भी क्या होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हो गया आईपीसी के सेक्शन 82 में बताया गया कि 7 वर्ष तक के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है लेकिन उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होता है। तथा विकृचित जो अनसाउंड माइंड होता है उसके खिलाफ भी आपको बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 84 में बताया गया है कि विकृचित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, परंतु क्या होता है आईपीसी सेक्शन 98 में बताया गया कि विकृचित व्यक्ति के खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध है। ओके, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका था यूपी पीसीएस 2000 के एग्जामों में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उम्र एवं क्षमता के विचार के बिना सभी को उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 175 इसमें क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर देना है। ओके, व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा न कि संपत्तिक सुरक्षा। ओके, ऑप्शन नंबर ए यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं है। ऑप्शन बी यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध नहीं होता। ऑप्शन सी यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध हो सकता है। ऑप्शन डी यह अधिकार माँ बाप के विरुद्ध नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था आईपीसी के सेक्शन 98 में बताया गया कि प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप किसी के भी अधीन उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो विकृचित हो या फिर किसी विधि के अधीन संरक्षित हो या फिर किसी अधिनियम के तहत उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त हो, सभी के खिलाफ क्या हो सकता है प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग हो सकता है। जिसका आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर सी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के संबंध में यह अधिकार किसी के भी विरुद्ध प्राप्त हो सकता है। यह क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 2000 के एग्जामों में पूछा जा चुका था। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा का अधिकार किसी के भी विरुद्ध बिना परिस्थिति एवं उम्र के विचार किए सभी को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 176 इसमें क्या है, आईपीसी के निम्नलिखित प्रावधानों में किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक का बातें बताइए किस धारा के अधीन। ओके, यानी ये पूछा जा रहा है आईपीसी के वो कौन से सेक्शन है जिसके अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कैद करने के अलावा
अर्थात मृत्यु कारित करने को छोड़कर अन्य कोई भी हानि कारित करने का प्रावधान बताया गया है आईपीसी के कौन सेक्शन में। ओके, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 99, ऑप्शन बी धारा 100, ऑप्शन सी धारा 103 तथा ऑप्शन डी धारा 101। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस 2008 के एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बता दूं या कौन सी धारा में बताया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सेक्शन 101 में बताया गया है कि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु के अधिकार को छोड़कर अन्य आप कोई भी हानि कारित कर सकते हैं, जिसका हेडलाइन ये है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होगा। अर्थात आईपीसी के सेक्शन 101 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत रहते हुए आप मृत्यु कारित करने से भिन्न अन्य कोई भी अपहानि अर्थात अन्य कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। ये बातें बताई गई है आईपीसी के सेक्शन 101 में। तथा अन्य सेक्शन की भी चर्चा कर लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात सेक्शन 99 में क्या बातें बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं, अर्थात धारा 99 में ऐसा कार्य बताया गया है कि जिसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वहीं धारा 100 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कब मृत्यु कारित किया जा सकता है, किस स्थिति में, तो शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा की स्थिति में। वहीं धारा 103 में बताया गया है संपत्ति के खिलाफ, अर्थात संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में क्या होता है, आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। ये बातें बताई गई है धारा 103 में। तथा धारा 101 में हो गया वही कि आप शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप मृत्यु से अलावा आप अन्य कोई भी अपहानि कारित कर सकते हैं, धारा 101 में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 176 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड पीसीएस 2008 के एग्जाम में। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 101 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार मृत्यु को छोड़कर कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है, जबकि धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 103 में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तथा धारा 99 में कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता का प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आ गया क्वेश्चन नंबर 177। इसमें क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ओके, न कि संपत्ति की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट का युक्तियुक्त आशंका पैदा होता है और तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। ऑप्शन बी उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट के युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है और ऐसे आशंका समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। ओके, ऑप्शन सी जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तब प्रारंभ होता है जब हमले की अवधि तक बना रहता है, और क्या होता है, वह हमले की अवधि तक बना रहता है। ऑप्शन डी क्या बता रहा है, जब वास्तव में हमला कर दिया जाए तथा प्रारंभ होता है और हमलावर के चले जाने के बाद भी बना रहता है। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2005, 2006 तथा यूपी पीसीएस 1996 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा की स्थिति में वो कब लागू होता है, शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में उसी क्षण प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने का प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट के युक्तियुक्त आशंका पैदा हो जाता है तथा वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर की संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। इसका तात्पर्य यह हो गया क्वेश्चन नंबर 177 का सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेता है। आईपीसी की धारा 102 के अनुसार शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ होता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट के युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया न गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट ऐसे आशंका पर बनी रहती है। तो मैं आपको बता दूं, एक लाइन में क्या बातें बताया जा रहा है, शरीर के खिलाफ या फिर संपत्ति के खिलाफ, मैं दोनों बात बता दे रहा हूँ, शरीर की स्थिति में हो या फिर संपत्ति की स्थिति में, उस दोनों स्थिति में उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा तब प्रारंभ होता है जब उसको युक्तियुक्त आशंका होता है, और तब तक बना रहता है जब तक उससे कोई घटना घटने के या फिर उसके हानि होने के या फिर उसके आशंका या फिर उसके संकट की संभावना बनी रहती है, तब तक उसकी आशंका बनी रहती है या फिर तब तक वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
क्वेश्चन नंबर 177 हो गया। तो ये हो गया, यह बात बताया गया था क्वेश्चन धारा 102 में बताया गया। धारा 102 में क्या बताया गया है कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का कब प्रारंभ होगा तथा कब तक बना रहेगा, यह बातें बताई गई है आपको सेक्शन 102 में बताया गया। तो मैं आपको बता दूं संपत्ति की स्थिति में कौन सा सेक्शन बताया गया है, तो संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहेगा, यह बातें बताई गई है आपको सेक्शन 105 में बताया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में क्या पूछा जा रहा है। 178 में पूछ रहा है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कायरत करने तक का तब होता है जब निम्न अपराध होता है, अर्थात संपत्ति की दशा में, संपत्ति की स्थिति में यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा को लागू करना है तो किस स्थिति में क्या हो सकता है, मृत्यु कायरत करने तक का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए चोरी, ऑप्शन बी गृह अत्याचार, ऑप्शन सी रिश्ती, ऑप्शन डी डकैती। यह क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 178 अर्थात किस स्थिति में क्या होगा, शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप मृत्यु कायरत कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डकैती की स्थिति में क्या हो सकता है, आप डकैती की स्थिति में शरीर संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन आपको यूपी सिविल जज 2003 के एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो धारा 103 में किन किन दशाओं में आप संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं लूट या फिर डकैती हो या फिर रात्रि गृह भेदन हो या अग्नि द्वारा रिष्टि हो, सभी स्थिति में क्या हो सकता है, आप संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप मृत्यु कारित कर सकते हैं। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 103 के अनुसार संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 के निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य कोई अपहानि कारित करने तक विस्तृत है यदि हमलावर, ऑप्शन नंबर है लूट हो, दूसरा रात्रो गृह भेदन हो, तीसरा अग्नि द्वारा रिष्टि हो तथा चौथा चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जिसमें मृत्यु या घोर उपत्ति का आशंका हो, इसमें से कोई अपराध किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है तो आईपीसी के अंतर्गत अर्थात भारतीय दंड संहिता के धारा 391 में परिभाषित डकैती लूट का एक भयंकर रूप है। अतः इस अपराध के विरुद्ध संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कायरत करने तक का विस्तृत हो सकता है। सभी प्रकार के चोरी तथा सभी प्रकार के उद्यापन में क्या समाहित होता है, लूट समाहित होता है तथा लूट का ही गंभीर रूप क्या है, डकैती है। यदि लूट के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत यदि आपको मृत्यु कायरत करने का अधिकार मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको डकैती में मिल ही जाएगा, क्योंकि लूट और डकैती में केवल और केवल अंतर है तो सदस्य के। डकैती में मिनिमम मेंबर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ओके, और लूट में क्या है मैक्सिमम 4 होना चाहिए। अगर 5 हुआ तो वह लूट न बनकर डकैत बन जाता है, डकैती की स्थिति में आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 इसमें क्या पूछ रहा है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य उपहति स्वेच्छा कायरत करने तक का होगा। यह बातें कौन सी धारा में बताया गया था, यह बातें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आपको याद होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 103, ऑप्शन बी धारा 105, ऑप्शन सी धारा 96, ऑप्शन डी धारा 106। ये क्वेश्चन आपको एमपीएपीओ 2009 तथा उत्तराखंड सिविल जज 2011 के प्री में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कौन से धारा में बातें बताई गई। तो आईपीसी के सेक्शन किस में बताया गया है, 103 में बताया गया है कि संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में आप मृत्यु तथा अन्य अपहानि कायरत कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं अन्य सेक्शन में क्या बताया गया। तो अन्य सेक्शन क्या क्या, सेक्शन नंबर 103 में बताया गया कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप मृत्यु कायरत कर सकते हैं। तथा 105 में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है तथा कब बना रहता है। तथा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 96 में क्या बताई गई है कि सेक्शन 96 में कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, सेक्शन 96 में बताया गया। तब सेक्शन 106 में क्या बताया गया है कि निर्दोष व्यक्ति को अपहरित करने के जोखिम के स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रारंभ कब होता है, तो 106 के दिन दिया गया। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं।
आईपीसी की धारा 103 के अंतर्गत संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कायरत करने तक का है। वर्णी धारा 96 में स्वयं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, धारा 105 में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बने रहने तक की अवधि, धारा 109 में घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, इसमें क्या पूछ रहा है? संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के आधार पर विस्तार निम्न आशंका में मृत्यु कायरत करने तक का नहीं होगा। अर्थात नीचे जो 4 स्थिति बताई गई उसमें से किस स्थिति में शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 तथा यूपीएपीओ 2002 तथा यूपी सिविल जज 2003 के एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं किस स्थिति में क्या होगा, शरीर के संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता था। जो 3 स्थिति में उसमें कारित किया जा सकता है, तो एक स्थिति में मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चोरी की स्थिति में क्या हो सकता है? चोरी की स्थिति में आप संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ओके, जबकि अन्य सभी स्थिति, तो कौन स्थिति हो गया? लूट हो गया, रात्रि गृह भेदन हो गया, अग्निद्वार रिष्टि हो गया, चोरी रिष्टि या गृह हत्या जिससे मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका हो। इस स्थिति में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है। देखिए यहाँ पर आप बताएं, अब आप बोल रहे हो कि चोरी तो लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं चोरी भी है, रिष्टि है और गृह हत्या भी है, परंतु उस स्थिति में जिससे क्या हो, मृत्यु या घोर उपहत्या की आशंका उत्पन्न हो, उस स्थिति में ये सभी बातें आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 181, इसमें क्या बातें बताई गई है? निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता? ऑप्शन नंबर 1 गृह हत्या, ऑप्शन बी डकैती, ऑप्शन सी रात्रोगृह वेदन, ऑप्शन डी अग्नि द्वारा रिष्टि। निम्नलिखित में से कौन से मामले में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता है? तो कौन से स्थिति में नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 1 गृह हत्या, ऑप्शन बी डकैती, ऑप्शन सी रात्रोगृह वेदन, ऑप्शन डी अग्नि द्वारा रिष्टि। मैं आपको बता दूं यह क्वेश्चन यूपी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए आपको पूछा जा चुका है 2001, 2002, 2008 तथा 2010 में केवल और केवल यूपी में पूछा जा चुका, तो एमपी सिविल जज 1986 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से किस मामले में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं रहता है। ओके, तो नहीं रहता है, तो किसमें नहीं रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अर्थात गृह हत्या में नहीं रहता, जबकि डकैती में भी रहता है, रात्रोगृह वेदन में भी रहता है तथा अग्नि द्वारा रिष्टि में भी रहता है, परंतु गृह हत्या में नहीं रहता। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत समस्या में रात्रोगृह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि में धारा 103 के अनुसार मृत्यु कारित करने का अधिकार है, किंतु गृह हत्या की अवस्था में उसी समय यह अधिकार बंद होते जब मृत्यु या घोर उपहत्या की युक्त आशंका हो, नॉर्मली उपलब्ध नहीं होती। यह केवल गृह हत्या में उपलब्ध नहीं होता। जहाँ तक डकैती का प्रश्न है, विधायकों का यह कतई मंशा नहीं था कि लूट में डकैती शामिल नहीं है, अतः धारा 103 के अंतर्गत लूट में डकैती शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हास्यास्पद हो जाएगा कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत मृत्यु कारित करने तक लूट में तो उपलब्ध है, जबकि इसके उग्र रूप अर्थात लूट के ही उग्र रूप को डकैती बोलते हैं। लूट में क्या होता है, मिनिमम मेंबर मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 4 हो सकता है, जबकि डकैती में क्या होता है, डकैती में मिनिमम 5 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है? निम्नलिखित में से किस में ये पूछ रहा है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 लूट में, ऑप्शन बी रात्रोगृह वेदन में, ऑप्शन सी अग्नि द्वारा रिष्टि में, ऑप्शन डी गृह हत्या में। क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1996, 1999 तथा यूपीएपीओ 2004 के स्पेशल में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से किस में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं है? किस में है कि विस्तृत नहीं है? ओके, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गृह हत्या में क्या होगा, संपत्ति की स्थिति में गृह हत्या में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधीन आप मृत्यु कारित नहीं कर सकते, जबकि अन्य शब्द में कर सकते, जैसे लूट में कर सकते हैं, रात्रोगृह वेदन में कर सकता है, अग्नि द्वारा रिष्टि में कर सकता है,
परंतु गृह अत्याचार में भी उस स्थिति में किया जा सकता है जब इससे क्या हो तो युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो कि मृत्यु या घोर उपाधि कारित हो जाएगी, उस स्थिति में गृह अत्याचार को लागू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। गृह अत्याचार में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक तभी जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 104 के धारा उपधारा 3 के अनुसार गृह अत्याचार ऐसे परिवादितों में किया जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति में किया जाए कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग न किया जाए तो परिणाम मृत्यु या घोर उपाधि होगा, जबकि विकल्प में उपलमा क्या बोलते हैं, अर्थात गृह अत्याचार अन्य परिस्थितियों में मौद्रित करने का शिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183। क्या इसमें पूछा जा रहा है? उसमें पूछा जा रहा है कि 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा आईपीसी सेक्शन 103 में 5वां खंड जोड़ा गया, ओके, जिसके द्वारा संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार में मृत्यु कारित करने का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसमें? ओके, ऑप्शन नंबर ए, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोज्य या प्रयोग के लिए आश्रित कोई संपत्ति। ऑप्शन बी, कोई रेलवे या रेलवे भंडार जैसे कि भारतीय रेल अधिनियम में परिभाषित है। ऑप्शन सी, कोई यातायात वाहन जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित है। ऑप्शन डी, कोई भवन, छेलदार या पोल जिसका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता है। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन होगा, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 103 का 5वां खंड जो जोड़ा गया था यूपी द्वारा उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा, कब जोड़ा गया था? तो 1970 में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या होता है और कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोई भवन, छोलदारी या पोत जिसका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया था या उसमें उसके अंतर्गत प्रयोग नहीं किया गया। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, 1970 के उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा आईपीसी की धारा 103 में जोड़े गए 5वें खंड में कोई भवन, छोलदारी या पोत जिसका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया जाता है सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य सभी सम्मिलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 184। इसमें क्या पूछा जा रहा है? संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कब हत्या नहीं की जा सकती, अर्थात संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के संदर्भ में आप कब मृत्यु कारित नहीं कर सकते। ओके, ऑप्शन नंबर ए, उद्यापन अर्थात एक्सटॉर्शन। ऑप्शन बी, लूट। ऑप्शन सी, रात्रों वेतन। ऑप्शन डी, अग्नि द्वारा रजिस्ट्री। ओके, तो क्वेश्चन आपको यूपी आरसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कौन सी स्थिति में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती? क्वेश्चन नंबर 184 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उद्यापन की स्थिति में, एक्सटॉर्शन की स्थिति में क्या होता है, शरीर के खिलाफ संपत्ति के खिलाफ, एक्सटॉर्शन क्या है, संपत्ति के खिलाफ अपराध है। तो संपत्ति के प्रतिरक्षा में एक्सटॉर्शन अर्थात उद्यापन की स्थिति में क्या हो सकता है, मृत्यु कारित नहीं किया जा सकता है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत, जबकि लूट, रात्रि वेतन तथा अग्नि द्वारा रजिस्ट्री, इन सभी दशाओं में क्या हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत मृत्यु कारित किया जा सकता है, केवल और केवल उद्यापन में कारित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले, उद्यापन के अपराध में संपत्ति की प्रतिरक्षा में हत्या नहीं की जा सकती। संहिता की धारा 103 नियमबद्ध करता है कि कब संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 185। इसमें क्या बताया गया, किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो कौन से अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, किस अपराध में, क्वेश्चन ने पूछा रहा, क्वेश्चन नंबर 185 फिर से दोहरा दूँ मैं आपको, किस अपराध के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? मैं आपको फिर से बताया था, यह बातें कौन सी सेक्शन में बताई गई है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उपयोग में नहीं ला सकते। आपको याद होना चाहिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो सेक्शन 99 में बताया गया कि कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार प्रयोग नहीं किया गया। तो क्वेश्चन होगा 99 बेस्ड, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है इसमें, आपराधिक अत्याचार। ऑप्शन बी, जालसाजी। ऑप्शन सी, रजिस्ट्री तथा ऑप्शन डी, चोरी। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1993 में पूछा जा चुका है। तो किस अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जालसाजी के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। ओके,
चलिए इसका जानने से पहले व्याख्या देख लेते हैं। IP 6 सेक्शन 97 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत चोरी, लूट, रिश्ती तथा आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, किंतु जालसाजी के अपराध का इसमें उल्लेख नहीं है। अतः जालसाजी का अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 186। 186 में क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है। अर्थात संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कब प्राइवेट प्रतिरक्षा प्रारंभ होता है और कौन सी स्थिति में। ओके, ऑप्शन नंबर है जब संपत्ति को खतरा का भय बताया जाता हो। ऑप्शन बी, जब संपत्ति पर खतरे का युक्त भय प्रारंभ हो जाए। ऑप्शन सी, जब संपत्ति पर हमला होता है। ऑप्शन डी, जब संपत्ति को खतरे की धमकी देने वाला व्यक्तिगत मौके पर उपस्थित हो जाता है। मैं आपको बात तो बता दूं, निम्नलिखित में से किसमें संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है, किस स्थिति में। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जब संपत्ति पर खतरे का युक्त भय प्रारंभ हो। मैं आपको बता दूं, यह आपको शरीर में भी लागू होता है, संपत्ति में भी लागू। जैसे कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रारंभ होता है जब शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत युक्त आशंका पैदा हो जाता है। तथा संपत्ति में भी वही होता है। क्या होता है, संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा में जब युक्त भय अर्थात आशंका प्रारंभ होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा लागू होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, MPAPO 2008 के प्री में पूछा जा चुका था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। IP 6 सेक्शन 105 के अनुसार संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहता है, यह बातें बताई गई आपको IP 6 सेक्शन 105 में। क्या, संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, न कि शरीर के खिलाफ। तो क्वेश्चन नंबर 186 के अंतर्गत क्या बताया गया है, मैं आपको बता दूं, इसमें ये बता रहा है कि सेक्शन 105 के अंतर्गत शरीर के खिलाफ, न कि संपत्ति के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना होता है। बातें आपको 105वें सेक्शन बताया गया है। तथा यदि शरीर के खिलाफ देखा जाए तो ये बातें बताई गई है सेक्शन 101 में कि शरीर के खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है तथा कब तक बना रहता है। यह बातें बताई गई है शरीर की स्थिति में हो 101 तथा संपत्ति की स्थिति में 105 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 187। इसमें क्या पूछा रहा है कि IPC धारा 105 के तृतीय भाग की भाषा IPC के निम्नलिखित में से कौन से धारा के समान है। ओके, ऑप्शन नंबर ए IPC के सेक्शन 39, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38 तथा ऑप्शन डी 40। ये क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ, क्या बता दूँ, अर्थात IPC के कौन से धारा के शब्दों को वह समान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात IPC के सेक्शन 39 के जो समान है तो उसकी जो भाषा है वो भाषा आपको सेक्शन 105 के समान मिलता है। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है झारखंड सिविल जज के एग्जाम में 2015 में। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। IPC सेक्शन 105 के तृतीय भाग की भाषा इस प्रकार है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहत्या या सदोष अवरोध कायद करता है या करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहत्या या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। वही धारा 39 के देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कायद करता है तब तक कहा जाता है जब तक वह उसे साधनों द्वारा कायद करता है जिनके द्वारा उसे कायद करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कायद करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि उसने उसके कायद होना संभाव्य है। दोनों धाराओं की भाषा लगभग समान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 188। ओके, 188 में क्या पूछ रहा है, एक भीड़ क पर घातक शस्त्र से हमला करता है। क अपने बचाव में गोली चलाता है। गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में क्या होगा। ऑप्शन ए, बालक की मृत्यु पर ख को धारा 302 का अपराध का दोषी किया जाएगा। ऑप्शन बी, क ने धारा 304 के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन सी, क ने धारा 304 IPC के द्वारा अपराध किया है तथा ऑप्शन डी, क ने कोई अपराध नहीं किया है। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है MP सिविल जज 1986 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं
क जो एक भीड़ पर घातक शस्त्र से हमला करता है, क अपने बचाव में गोली चलाता है, गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क कोई अपराध का दोषी नहीं होगा। चलिए इसका व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। चूंकि यहाँ क्या है, चूंकि यहाँ क बिना निर्दोष को हानि पहुंचाने अपनी जान नहीं बचा सकता था, इसीलिए इसके कृत्यों का आईपीसी के सेक्शन 106 के अंतर्गत क्या किया गया है? कोई अपराध नहीं माना गया। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 189। इसमें क्या देखते हैं? गुरुवचन पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रहे थे। वह उस भीड़ पर गोली यदि चला देता तो कोई लोग मर सकते हैं, लेकिन बिना गोली चलाए स्वयं को सुरक्षित नहीं बचा सकता। वो गोली चला देता जिसमें 15 बच्चों की मृत्यु हो जाती। इस प्रकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुवचन ने कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन बी क्या है? गुरुवचन ने असावधानीपूर्वक कृत्य किया है। ऑप्शन सी, गुरुवचन ने मृत्यु कैद करने का प्रयास किया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस स्थिति में क्या होगा? गुरुवचन ने कोई भी अपराध नहीं किया। यह जानकर आपको ताज्जुब होगा या फिर अचंभित होगा यदि आप पहली बार जान रहे होंगे। तो आईपीसी के सेक्शन 106 क्या है? निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार देता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है? उक्त समस्या आईपीसी सेक्शन 106 के इलस्ट्रेशन पर आधारित है। यहाँ चूंकि गुरुवचन बिना निर्दोष बच्चे को हानि पहुँचाए बिना अपने जान नहीं बचा सकता था, इसीलिए उसका कार्य इस धारा द्वारा संरक्षित है। गुरुवचन ने क्या किया? कोई भी अपराध नहीं किया। तो यह हो गया इस वीडियो का लास्ट वीडियो। जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आईपीसी के सेकेंड सेशन का लास्ट वीडियो है। सेकेंड सेशन में आपको धारा 76 से लेकर के 106 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा चुका। मैं कोशिश करूंगा सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देने के लिए, या फिर आप चाहें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आईपीसी का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हूँ। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।